I hope you all are doing well. The topic of our today's lecture is cognitive distortion or thinking error and its types. So let's begin. First of all, cognitive distortion is also called thinking error. Now the question is, what is cognitive distortion? So cognitive distortion is an irrational, faulty, inaccurate thinking, perception और belief. Inaccurate thinking, इनएक्यूरेट परसेप्शन और इनएक्यूरेट बिलीफ को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या फिर थिंकिंग एरर. इनएक्यूरेट थिंकिंग क्या हो सकती है कि आप किसी इंडिविजुअल के लिए कोई बात सोच रहे हो और वो ठीक नहीं सोच रहे हो उसके लिए. जैसे फॉर सपोज आपकी फ्रेंड यूनिवर्सिटी नहीं आती या कॉलेज नहीं आती तो आपको लगता है कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो शायद इस वजह से वो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं आई, या उसकी प्रेजेंटेशन रेडी नहीं थी, या असाइनमेंट नहीं बनाई थी और आज असाइनमेंट की लास्ट डेट थी सबमिशन की तो इस वजह से उसने आज ऑफ किया. सो ये आपकी फॉल्टी और इनएक्यूरेट थिंकिंग हो सकती है. मीन्स जब आप घर जाके उससे पूछते हो कि आप क्यों नहीं आए तो वो कहती हैं कि मेरी आज तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं नहीं आई. सो इसको हम कहेंगे इनएक्यूरेट और फॉल्टी थिंकिंग. इसके बाद इनएक्यूरेट परसेप्शन क्या हो सकती है कि एक इंडिविजुअल की आपको फ़ोन पे कॉल आती है, या वो इंडिविजुअल आपकी कोई क्लासमेट हो सकती है या कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं. तो उनकी जब आपको कॉल आती है तो उनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा रूड होता है. वो आपसे बहुत गुस्से में बात कर रहे होते हैं और एकदम जो है वो फ़ोन बंद कर देते हैं आपकी बात सुने बगैर. तो आपकी एक परसेप्शन बन जाती है कि वो इंडिविजुअल ही ऐसा है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, या उनको जो है ऐसे बात करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे थोड़ी कोई करता है. तो ये क्या हुआ, ये एक इनएक्यूरेट परसेप्शन कैसे हो गई कि हो सकता है कि उस वक्त उनका जो मूड है वो ऑफ हो, वो किसी चीज़ को लेके परेशान हो, इस वजह से कोई चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से जो है उन्होंने आपसे ऐसे बात की, बहुत जल्दी में हो सकते हैं. सो इस वजह से उन्होंने आपसे ऐसे बात की, लेकिन आपका क्या है उसके लिए एक परसेप्शन बन गया. तो ये परसेप्शन जो है आपका इनएक्यूरेट हुआ. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे मिले तो आपने देखा कि अब तो मतलब ये मुझसे सही से बात कर रहे हैं, सही से जो है मिल रहे हैं. तो इस तरह ये हम कहते हैं इसको इनएक्यूरेट परसेप्शन. और इसी तरह हमारा जो है वो इनएक्यूरेट बिलीफ भी हो सकता है. सो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और थिंकिंग एरर. अब जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि तमाम लोगों में हो रहा होता है. लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा होती है और कुछ लोगों में इसकी एक्सटेंट जो है, इसकी जो शिद्दत है वो कम होती है. जिन लोगों में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की इंटेंसिटी या एक्सटेंट ज़्यादा होती है तो वो जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं. तो इनको जो है इसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, इस पर काम करने की ज़रूरत होती है ताकि ये डिस्टॉर्शंस जो हैं वो टाइम पर ख़त्म हो सकें. अब हम इनकी टाइप्स पे बात करते हैं. तो मैंने यहाँ 14 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और थिंकिंग एरर मेंशन की हैं, जिसको मैं वन बाय वन एलेबोरेट करूँगी. तो टाइप्स कौन कौन सी हैं? फिल्टरिंग है, ऑल और नथिंग थिंकिंग है, ओवर जनरलाइजेशन है, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, जंपिंग टू कंक्लूजन, मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन, इमोशनल रीजनिंग, शुड स्टेटमेंट, कैटास्ट्रोफाइजिंग, पर्सनलाइजेशन, कंट्रोल फैलेसीज, फैलेसीज ऑफ फेयरनेस एंड लास्ट ग्लोबल लेबलिंग. अब वन बाय वन मैं इनको एलेबोरेट करूँगी और इसकी एग्जाम्पल भी दूंगी. तो सबसे पहले फिल्टरिंग, जिसको हम मेंटल फिल्टर भी कहते हैं. ये वो इनएक्यूरेट, फॉल्टी और इरेशनल थिंकिंग होती है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो तमाम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कर देता है और सिर्फ अपने माइंड में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर देता है, स्टोर कर देता है और उसी के बारे में सोचता है. जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक फ़ीमेल है, उसकी फ्रेंड की शादी है, तो उसने अपने फ्रेंड की शादी के लिए ड्रेस लिया था, शूज़, मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह, उसने मीन्स अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी उसकी शादी के लिए. लेकिन अब क्या होता है कि जिस दिन उसकी शादी होती है तो उस दिन उसका जो ड्रेस है जब वो आयरन कर रही होती है तो वो जल जाता है, या फिर उसकी ड्रेस पे कुछ गिर जाए तो अब उसको दूसरा ड्रेस पहन के जाना पड़ रहा है क्योंकि जाना तो है. सो अब उसने वो ज्वेलरी, शूज़ वगैरह तो पहन ली और वो ड्रेस भी पहन के चली गई. अब जब वो वहाँ पे चली गई, बाकी उसकी सारी फ्रेंड्स भी आई, लेकिन इसका जो मूड था वो थोड़ा ऑफ रहा. लेकिन सारी फ्रेंड्स आई, इसने बाकी सारा मज़ा किया,
जो जो इन्होंने प्लान किया था कि हमने क्या क्या करना है वो तमाम चीज़ें की, लेकिन उसकी जो ड्रेस थी उसने वो नहीं पहनी, तो इस वजह से उसका वो इवेंट जो है उसके लिए अच्छा नहीं रहा। अब जब उससे नेक्स्ट डे पूछा गया कि यार कितना मज़ा आया, हमने इतना मज़ा किया, तो वो कहती है मुझे कोई मज़ा नहीं आया, मेरी जो ड्रेस थी वो जल गई थी या उस पर जूस गिर गया था तो वो मैं पहन के नहीं आई, इसकी वजह से मैं अच्छी नहीं लग रही थी, इस तरह से। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि जो उसने वहाँ इंजॉय किया, जो पिक्चर्स वगैरह लिए, डांस किया, उसको उसने फ़िल्टर कर दिया, उस पर वो बात ही नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिव पॉइंट को लेके बैठी हुई है कि मेरा जो ड्रेस था वो जल गया था या ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो पहन के ना आ सकी, तो इस वजह से मुझे कुछ भी वहाँ अच्छा नहीं लगा। सो इसको हम कहते हैं मेंटल फिल्टर्स या फिर फिल्टरिंग। सेकंड आती है ऑल और नथिंग थिंकिंग, जिसको हम ब्लैक और वाइट थिंकिंग भी कहते हैं और पोलराइज्ड थिंकिंग भी इसको कहा जाता है। ऑल और नथिंग थिंकिंग ये वो इरेशनल थिंकिंग होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है दो तरह से सोच रहा होता है, या तो वो पॉजिटिव सोचेगा या फिर वो नेगेटिव सोचेगा, या वो बेस्ट सोचता है या फिर वर्स्ट, या सबसे अच्छा या सबसे बुरा, या सही या गलत। उसका बीच का जो ब्रिज है वो उसके बारे में नहीं सोच रहा होता। जैसे इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि एक मदर है, उसका बच्चा उसे ज़िद करता है कि मुझे जो है स्कूल ट्रिप के साथ जाना है। तो अब उनकी जो मदर है वो उनको मना करती हैं कि आप जो है अभी नहीं जाओ, आप स्कूल ट्रिप वालों के साथ नहीं जाओ, हम ऐसा करेंगे संडे को जो है हम सब फैमिली मिलके जो है वो हम जाएंगे। तो अब वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे जाना है तो आज ही जाना है, वरना मैंने उस दिन भी नहीं जाना, आप लोग मुझे घर छोड़ के चले जाना। तो ये क्या है, ये है ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी वो कह रहा है कि जाना है तो आज ही जाना है, वरना उसने नहीं जाना। वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि मैं जाऊंगा, जाना है तो आज ही। तो ये कहलाती है आपकी ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसके बाद आती है ओवर जनरलाइजेशन। ये वो इरेशनल थिंकिंग पैटर्न होता है जिसमें पर्सन जो है अपने एक एक्सपीरियंस या एक इवेंट को जो है वो तमाम होने वाले इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस पर अप्लाई कर देता है। इसको हम ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि एक फ़ीमेल स्टूडेंट है, उसकी थिंकिंग ये है कि जब जब मैं यूनिवर्सिटी या फिर जब जब मैं कॉलेज नहीं जाती, उस दिन वो सर जो हैं वो क्लास जल्दी ले लेते हैं या फिर लेते ही लेते हैं, और जब मैं उनकी क्लास लेने के लिए जाती हूँ स्पेशली, तो फिर जो है वो उस दिन वो क्लास लेते ही नहीं है। यानी मकसद यहाँ पे ये है कि उस फीमेल की थिंकिंग ये बनी हुई है कि जब जब वो यूनिवर्सिटी जाती है तब तब क्लास नहीं होती, और जिस दिन वो एक दिन छुट्टी कर ले किसी वजह से, तो उस दिन सारी की सारी क्लासेस हो जाती हैं। तो अब उसने जो है अपने एक एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो जनरलाइज कर लिया है कि आज मैं नहीं गई तो फिर आज तमाम क्लासेस हो जाएंगी, मुझे पता है ना आज सारी की सारी क्लासेस हो जाएंगी, मुझे पता था कि आज हो जानी थी क्योंकि आज मैं नहीं गई थी। तो ये हो गया ओवर जनरलाइजेशन, कि उसने किसी एक इवेंट या किसी एक एक्सपीरियंस की बेस पे उसने जो है वो जनरलाइज कर दिया। इसके बाद आती है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। ये वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है तमाम अच्छी चीज़ों को इग्नोर करता है जो उसके साथ हुई थी, और सिर्फ नेगेटिव को याद कर रहा होता है। यानी अगर कोई एक स्टूडेंट है, उसका फाइनल सेमेस्टर में बी ग्रेड आ जाता है, उसकी जीपीए कम बन जाती है, तो बस वो उस जीपीए को लेकर ही रोता रहता है कि मेरी जो है वो इतनी कम जीपीए कैसे बनी, मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया था, मेरी ये जीपीए बन ही नहीं सकती, मैंने पास में आप मेरे रिजल्ट्स देख लो, सारे में जो है मेरी 4 आउट ऑफ 4 जीपीए बनी हुई है, तो इस बार जो है वो इतनी कम कैसे बनी। तो अब उसने अपने पास्ट की तमाम जीपीए को डिस्काउंट कर दिया, उन तमाम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट कर दिया, और सिर्फ वो उसी एक जीपीए पे रो रहा है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको हम कहेंगे डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। इसके बाद आती है जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन ये वो इरेशनल थिंकिंग पैटर्न होता है जिसमें इंडिविजुअल जो है फैक्ट्स को लर्न किए बगैर, जाने बगैर जजमेंट दे देता है, किसी चीज़ को जज कर देता है विदाउट नोइंग द फैक्ट्स।
अब जंपिंग टू कंक्लूजन जो है वो दो तरीकों की होती है, एक होती है माइंड रीडिंग और दूसरी होती है फॉर्च्यून टेलिंग। माइंड रीडिंग में क्या होता है, अब जिसको माइंड रीडिंग की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होगी वो ये सोचेगा कि सामने वाले का जो रिएक्शन है ना, अब उसका जो है वो ये रिएक्शन होगा, अब वो ये करने जा रहा है। यानी फॉर सपोज एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर माइंड रीडिंग वाली डिस्टॉर्शन मौजूद है। अब उसका जो फ्रेंड है वो उसको एक बात नहीं बताता, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वाला इंडिविजुअल है वो अपने फ्रेंड को एक बात नहीं बताता है, और फिर अब वो ये सोच रहा है कि कल इसको ये चीज़ पता चलेगी तो ये इस तरह रिएक्ट करेगा, ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये क्या है, ये माइंड रीडिंग है। इसके बाद आती है फॉर्च्यून टेलिंग। फॉर्च्यून टेलिंग में क्या होता है कि व्हेन यू प्रिडिक्ट अ नेगेटिव आउटकम विदाउट रियलिस्टिकली कंसिडरिंग द एक्चुअल ऑड्स ऑफ दैट आउटकम। फॉर्च्यून टेलिंग में क्या होता है कि आप जो है वो फ्यूचर का कोई इवेंट है उसका नेगेटिव आउटकम प्रिडिक्ट करते हो। जैसे फॉर सपोज आज बारिश का मौसम बना हुआ है और कल आपका कोई कंपटीशन है जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। अब क्या होता है कि अब इस बारिश के मौसम की वजह से आप ये प्रेडिक्ट कर लेते हो कि कल बारिश हो जाएगी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊँगी और जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मेरा कंपटीशन है वो ऐसा ही रह जाएगा और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें परफॉर्म कर लेंगे और फर्स्ट ग्रेड अचीव कर लेंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। तो ये क्या है, ये फॉर्च्यून टेलिंग है। इसके बाद आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वो इनएक्यूरेट थिंकिंग है जिसमें इंडिविजुअल जो है बहुत से माइनर से इंसिडेंट को बहुत बड़ा या बहुत इम्पॉर्टेंट परसीव करने लगता है। जैसे फॉर सपोज कि एक इंडिविजुअल है, एक स्टूडेंट है जिसकी यूनिवर्सिटी में एक क्लास मिस हो जाती है। अब वो कहता है कि मेरी ये क्लास मिस हो गई है यार, मुझे आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, मैं क्या करूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मुझे ऐसे समझ नहीं आती है, मेरी क्लास मिस हो गई है। तो कहा जाता है कि यार एक ही क्लास तो मिस हुई है, तुम बाकी क्लासेस ले लेना, हम तुम्हें समझा देंगे। वो कहता है नहीं, मैं कोई भी क्लास मिस करना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये है मैग्निफिकेशन। इसके बाद आता है मिनिमाइजेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है एक मेजर इंसिडेंट को जो है अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट परसीव कर रहा होता है। एक इंडिविजुअल है, उसने अपने बिजनेस में बहुत बड़ी रकम जो है वो इन्वेस्ट की थी, यानी उसने अपनी पूरी जमा पूंजी उसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी। अब क्या होता है कि उसका वो बिज़नेस जो है वो लॉस में चला जाता है, यानी उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी डूब जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन वो जो है इस इंसिडेंट को इतना इम्पोर्टेंट या इतना कंसीडर नहीं कर रहा, वो कह रहा है खैर है, वापस पैसे आ जाएंगे, वापस इन्वेस्ट हो जाएगा। सो इसको हम कहेंगे मिनिमाइजेशन। इसके बाद आती है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग वो इरेशनल थिंकिंग पैटर्न होता है जिसमें इंडिविजुअल जो है अपने इमोशनल रिएक्शन को जो है वो ये समझता है कि अब जो है वो जो होने वाला है या जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। यानी फॉर सपोज एक इंडिविजुअल है जो अपनी जॉब के लिए जा रहा है और बहुत ज़्यादा एंशियस है। एंशियस वो इस वजह से है कि उसको लग रहा है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, यानी कोई एम्पेरिकल एविडेंस उसके पास मौजूद नहीं है कि क्या बुरा होगा, क्यों होगा, क्या वजह, ऐसा क्यों लग रहा है। बस उसको एंशियस फील हो रहा है, तो वो कह रहा है कि अब जो है वो कुछ बुरा होने वाला है, तो इसकी वजह से वो क्या करे, वो अपने घर वापस चले जाए, वो जॉब पे ही ना जाए। सो इसको हम कहेंगे इमोशनल रीजनिंग। इसके बाद आती है शुड स्टेटमेंट। शुड स्टेटमेंट वो इरेशनल और इनएक्यूरेट थिंकिंग होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो ये कह रहा होता है कि मुझे जो है ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, दूसरों को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा, कोई ब्रेक करता है रूल्स को, तो जो इंडिविजुअल है वो अपसेट हो जाता है और गिल्ट फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस इंडिविजुअल को ये शुड स्टेटमेंट की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होगी वो ये सोचेगा कि आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई या मैं आज कॉलेज नहीं गई तो मेरी फ्रेंड को चाहिए था कि मुझसे पूछती कि तुम आज क्यों नहीं आई, मुझे कॉल करती, मुझे आज के बारे में बताती कि आज सर ने कौन कौन सा लेक्चर डिलीवर किया, मेरी हेल्प करती। तो ये कहलाती है शुड स्टेटमेंट। और ये अपने लिए भी हो सकती है, यानी कि वो इंडिविजुअल ये सोचे कि मुझे जो है अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा करना चाहिए था, वो आज नहीं आई थी तो मुझे उसको कॉल करनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं की, मैंने उससे क्यों नहीं पूछा, मुझे उससे जो है लेक्चर शेयर करना चाहिए,
तो ये कहलाता है शुड स्टेटमेंट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसके बाद आती है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें इंडिविजुअल जो है किसी भी एक्शन या इवेंट का वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो इमेजिन कर लेता है, किसी एम्पेरिकल एविडेंस के ना होने के बावजूद भी वो जो है वो वर्स्ट आउटकम इमेजिन करता है। यानी कि मैं CSS के एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर ही नहीं कर सकती, ना ही मुझे इंग्लिश आती है, ना ही मुझे PhD का पता है, ना ही मुझे जनरल नॉलेज इतनी पता है, ना ही मुझे अपनी सब्जेक्ट पे कमांड है। तो ये है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी उसने जो है वो एक वर्स्ट आउटकम जो है वो इमेजिन कर लिया है, उसने कोशिश नहीं की, सिर्फ उसने इमेजिन कर लिया है। इसके बाद आती है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन ये वो टाइप ऑफ थिंकिंग है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो खुद को या दूसरे को जो है वो ब्लेम कर रहा होता है। किसी भी काम के लिए वो दूसरे को या खुद को ब्लेम करेगा, भले वो उसके सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ही क्यों ना हो। इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, असाइनमेंट सबमिशन के लिए उसको जो है टीचर के पास जाना था, तो उसने टीचर को टेक्स्ट किया कि मैं जो है टीचर कल आ जाऊँ आपके पास, आप फ्री हैं, आप मेरी असाइनमेंट ले लेंगे। तो टीचर ने कहा जी बेटा आ जाएँ, लेकिन इस टाइम पर आइएगा, मैं इस टाइम अवेलेबल होऊंगा और जो है आफ्टर 12 मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो स्टूडेंट कहता है चलें ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो पॉइंट से जाता है तो पॉइंट बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो 11:50 हो रहे होते हैं। तो सर अपना रूम जो है वो लॉक कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये देखते हैं तो कहता है सर आप मेरी असाइनमेंट ले लें, मैं लेट हो गया, सॉरी। तो वो सर कहते हैं कि नहीं बेटा अब तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा करना आप कल आ जाइएगा, कल मैं ले लूँगा और आज मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो इस तरह से करके ये सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि मैं अगर जल्दी आ जाता तो पॉइंट लेट नहीं होती, तो मैं जल्दी पहुँच जाता। तो यहाँ स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि मुझे जल्दी आना चाहिए था, मैं जल्दी नहीं आया, मेरी वजह से जो है वो सर चले गए, मुझे कल फिर आना पड़ेगा। तो यहाँ वो ये नहीं देख रहा कि पॉइंट लेट होने की वजह से आप लेट हुए हो, तो पॉइंट तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना कि आप उसको टाइम पे लेके आते और आप यहाँ पहुँच जाते। तो इसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। इसके बाद आती है कंट्रोल फैलेसीज। कंट्रोल फैलेसीज वो इरेशनल वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें इंडिविजुअल ये बिलीव करता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है या उसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, वेदर आ सकता है, लक आ सकता है, दूसरे लोग आ सकते हैं। मेरे अच्छे ग्रेड्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं था, मेरा मेडिकल में एडमिशन जो है मेरी किस्मत में नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ। उस दिन बारिश हो रही थी तो मैं टेस्ट देने नहीं जा सकी, तो उसकी वजह से मेरा टेस्ट रह गया। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको वो कह रहा है कि इसकी वजह से जो है मेरे साथ ये नेगेटिव इवेंट हुआ है। इसके बाद इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या उसको लगता है कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें याद कर पाऊँ, या मेरे अंदर स्किल नहीं है ये जो मैं कर सकूं। तो ये कहलाता है कंट्रोल फैलेसी। इसके बाद आता है फैलेसी ऑफ फेयरनेस। फैलेसी ऑफ फेयरनेस वो इरेशनल थिंकिंग होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है ये कह रहा होता है कि जो लाइफ और जो रिलेशनशिप है उसको फंक्शन करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स सेट होने चाहिए। हमें उन रूल्स, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को और अपने रिलेशनशिप्स को फंक्शन करना चाहिए। यानी कि हर चीज़ जो है वो अपने टाइम पे होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, हर चीज़ फेयर होनी चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल को ये होता है कि हर चीज़ अगर है तो परफेक्ट हो। जैसे अगर मेरी कोई रूटीन सेट है तो मैं सुबह इतने बजे उठ जाऊँ, इतने बजे ये वाला काम हो जाए मेरा, इसके बाद मैं अपना होमवर्क करूँ, खाना भी इस टाइम पे खा लूँ, इतने बजे तक मैं सो जाऊँ, एक मिनट भी मेरा आउट ना हो। तो इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ फेयरनेस। इसके बाद लास्ट आती है ग्लोबल लेबलिंग, जिसको हम मिस लेबलिंग और लेबलिंग भी कहते हैं। ये भी ओवर जनरलाइजेशन के जैसी ही है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो ओवर जनरलाइजेशन से ज़्यादा होती है। ओवर जनरलाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पे आप एक रूल तो सेट कर देते हो, यानी एक एक्सपीरियंस की बेस पे आप अपने फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हो, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे होते हो, डिनाई कर रहे होते हो। आप अपने एक एक्सपीरियंस या इवेंट की बेस पे आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेबल कर देते हो। यानी अगर कोई
इंडिविजुअल अपनी जॉब पे लेट आ रहा है तो बॉस उसको कह रहा है, बॉस यानी उसकी जो है वो ग्लोबल लेबलिंग हो सकती है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप इतना लेट आई हो, तो उसने कह दिया कि ये एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये हमेशा ही लेट होती है। तो उसने क्या कर दिया, उसको लेबल कर दिया। तो हो सकता है कि वो उस दिन लेट किसी वजह से हुई हो, तो उसने कोई फैक्ट वगैरह नहीं देखा, उसने सिंपली उसको जो है वो लेबल कर दिया कि आप जो है वो एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। So this was all about today's lecture. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.